अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। सुबह की बड़ी खबरों के साथ क्या कुछ आपके इर्द गिर्द रहने वाला है आज पूरे दिन भर में, ये आपको बताने जा रहे हैं। और आज की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात की 13वें संस्करण जो हैं वो लेकर आएंगे और देश की जनता को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अपने पार्लियामेंट में अपने सब विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू अपने दिल्ली निवास स्थान पर सभी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी आज से 2 दिसंबर तक के लिए काहिरा की यात्रा पर हैं। काहिरा में होने वाले मिस्र वायु शक्ति संगोष्ठी और मिस्र रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए वो मिस्र के 5 दिवसीय यात्रा में जा रहे हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थानों में दाखिले के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 2021 आज भारतीय प्रबंधन संस्थानों सहित देश के कुछ शीर्ष 20 स्कूलों में प्रवेश के लिए ये परीक्षा होंगी। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के 4 मैच म्यूनिसिपल स्टेडियम कुथुम्बारा, EMS कॉरपोरेशन स्टेडियम कोझिकोड, कालीकट विश्वविद्यालय कोझिकोड और कालीकट मेडिकल कॉलेज में खेले जाएंगे। ये हैं आज की जो चीज़ें होने वाली हैं। अब आपको बता देते हैं कि आज क्या कुछ हुआ बंगाल में, जिससे कई लोगों की जानें जो हैं वो चली गई हैं। पश्चिम बंगाल की ये दर्दनाक घटना है और इस घटना से जो है ये भीषण हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है और 15 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में हंसखाली इलाके में हुए एक भीषण सड़क हादसे में अब तक 17 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई है, वहीं 15 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को शक्तिनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग उत्तर 24 परगना ज़िले के बगदा के रहने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक व्यक्ति के मौत के बाद लगभग 35 लोग एक ट्रक में सवार होकर नादिया ज़िले के नौदीप स्थित शमशान घाट जा रहे थे। रास्ते में हंसखाली इलाके में रात के करीब 1:30 पर यह ट्रक हादसा किनारे खड़े एक ट्रक से जाकर होने से हुई है, जिसके बाद करीब दर्जन भर लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत, 17 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है और 15 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की ऐसी खबर आ रही है। दर्दनाक हादसा है। लोग एक शमशान में किसी के मौत के बाद जा रहे थे, ट्रक से सवार होकर जा रहे थे और उसके बाद रास्ते में ट्रक एक सामने खड़ी ट्रक से ये ट्रक जा टकराई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। SGPC के चुनाव 29 नवंबर को होगा। सुखबीर बादल 28 नवंबर की शाम SGPC कार्यालय में आज वो अपने सभी सदस्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव 29 नवंबर को तेज सिंह समुद्री हॉल में होंगे, जिसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। इस दौरान जन हाउस बुलाया जाएगा और सर्वसम्मति के साथ 11 सदस्यों का चुनाव होगा। इस दौरान प्रधान के अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, महासचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। SGPC की प्रधान जागीर कौर ने बताया कि SGPC के सदस्य अकाली दल के अध्यक्ष को प्रधान पद चुनने के प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसकी बैठक 28 नवंबर यानी कि आज होनी है। शाम को SGPC कार्यालय में बुलाई गई है ये बैठक। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे और सभी सदस्यों के साथ वो बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो हैं आज एक मीटिंग करने वाले हैं और ये जो मीटिंग है उत्तर प्रदेश के अल्ट्रा बलरामपुर में होने वाला है। CM योगी जो हैं आज वाराणसी, देवरिया और गोरखपुर के दौरे पे रहेंगे। अगर हम बताएं तो शर्जील इमाम सेडिशन केस में शर्जील इमाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बेल जो है वो मिल गया है। तमिलनाडु, ये शर्जील इमाम के लिए राहत भरी खबर है। शर्जील इमाम को बेल नहीं मिल रहा था क्योंकि दिल्ली दंगे और शाहीन बाग के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके दौरान जो उनके बयान आए थे और जो उनकी गतिविधियां रही थी, इसके आधार पे उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है और ऐसे में उनके सीधे पुख्ता
सबूत हैं उनके इन सभी चीज़ों में हाथ होने के, जिसको लेकर के कोर्ट अभी तक उनको बेल नहीं दे रही थी। तमिलनाडु की अगर बात करें तो बहुत भारी जो बारिश है वहाँ हो रही है और रेड अलर्ट वहाँ पे इशू कर दिया गया है। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है, जो वहाँ पे लोगों को खाली करने का आग्रह भी किया गया है और द ओवर एरिया इज़ लाइकली टू फॉर्म ओवर द साउथ अंडमान सी अराउंड 29 नवंबर से, जो मौसम विभाग की तरफ से खबरें आ रही हैं। ये जो रेड अलर्ट है वो घूमता हुआ अंडमान में भी जाएगा और 29 नवंबर तक उसको वहाँ पहुँचने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में जो है वो 47 मोर ऑफिशियल हैविंग टेरर, 47 और लोगों के जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल में काम करते थे, उनके हाथ जो है वो टेरर आतंकी गतिविधियों में उनके हाथ होने के जो सबूत हैं वो सामने आए हैं। और अगर सबूतों की माने, सोर्सेज की अगर माने, तो एजेंसी जो है इसको लेकर के छानबीन शुरू कर चुकी है। 28 ऑफिशियल्स जो हैं वो टेरर लिंक से सीधे सीधे सामने आ रहे हैं और 19 और जो हैं उनके स्कैन जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो जिसको बोलते हैं OWG ग्राउंड जो वर्कर्स के टाइप से वो काम करते थे और लोगों को शेल्टर देते थे आतंकवादी गतिविधियों के लिए, उनको सहायता करते थे, जो लोकल असिस्टेंस होता है वो उनको मुहैया करवाते थे। तो त्रिपुरा की अगर बात करें तो सिविक इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो आज आने वाला है और सबकी निगाहें जो हैं इस पे टिकी हुई हैं। काउंटिंग वोट जो है वो 222 सीटों के लिए अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होगा और जो अदर म्यूनिसिपल बॉडीज़ और त्रिपुरा की हैं उनकी काउंटिंग जो है वो लगातार होती रहेंगी, जो कि आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी हैं। एक बार फिर मोहन भागवत ने ग्वालियर में हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया है और कहा है कि हिंदू बिना भारत नहीं और भारत बिना हिंदू नहीं। भारत टूटा पाकिस्तान हुआ क्योंकि हम इस भाव को भूल गए कि हम हिंदू हैं। वहाँ के मुसलमान भी भूल गए कि वो इस देश के निवासी हैं। खुद को हिंदू मानने वालों को की पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा। ग्वालियर में मोहन भागवत ने ये बयान दिया है, हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकते हैं। भारत को भारत रहना है तो भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र की जो हालांकि खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि भारत हिंदुओं का देश है और भारत को हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। ये बात इस देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि उनके जो DNA हैं, उनके जो पूर्वज हैं वो यहीं के हैं और जो हिंदुस्तान में रह गया है वो हिंदू ही है, क्योंकि जो हिंदू नहीं था वो तो पहले ही पाकिस्तान जा चुका है और उसके नाम पे उन्होंने अपने एक देश की मांग कर चुकी है। ये लगभग आजकल हर अपने वक्तव्य में मोहन भागवत की तरह से इस तरह के बयान आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई और खबरें हैं, जो कई और गतिविधियां हैं आपके सामने रहने वाली हैं। उनमें से है कि अगर नवाब मलिक की बात करें तो अब वो बैकफुट पे आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। जो आए दिन समीर बानखेड़े के खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए थे और उनके पारिवारिक जो चीज़ें हैं, अंदरूनी जो बातें हैं, उनको वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ला रहे थे, जिसको लेकर के कोर्ट ने उन पे रोक लगा दी थी। उनके पिताजी, समीर वानखेड़े के पिताजी, वो कोर्ट में गए थे कि हमारे परिवार को इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जलील ना किया जाए, इसको लेकर के ये रोक लगाई गई थी। और अब उनके खिलाफ जो सबूत आ रहे हैं इसको लेकर के नवाब मलिक का कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। अब तक 10 देशों में कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक बनता जा रहा है और अब तक 10 देशों में जो है ये वेरिएंट जो है वो मिल चुका है। अमेरिकनों की डिकोड करने में वैज्ञानिक जो हैं जुटे हुए हैं और पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो 8,774 नए केस जो हैं वो आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,709 केस बाहर। इस दौरान 9,881 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 621 लोगों की मृत्यु जो है वो दर्ज की गई है। कुल सक्रिय मामले जो हैं 1,05,000
691 हैं। और जो नया वेरिएंट है वो चिंताजनक बनता जा रहा है। 10 देशों में इस वेरिएंट को पाया गया है। नए वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप मची हुई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पे भी रोक लगाने की बात कही जा रही है। ऐसा पीएम ने भी संकेत दिया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक को लेकर जरूरत है। झारखंड मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी पीएम से अपील की है। गुजरात सरकार का बड़ा कदम है कि बाहर से आने वाले RT-PCR टेस्ट के लिए करवाना उनको बेहद ज़रूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट से महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में आ चुकी है और बिना टीका के वहाँ भी एंट्री नहीं मिल पाएगी। किन किन देशों ने रोकी है फ्लाइट्स इस नए वेरिएंट को लेकर के, वो बताते हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन जैसे देश ने अफ्रीका देशों और हांगकांग से आने वाले सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। इजराइल ने भी सभी विदेशी नागरिकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। यूके में आने पर PCR टेस्ट अनिवार्य हो गया है और जब तक ये नहीं उसके रिजल्ट सामने नहीं आते हैं तब तक आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। किन किन देशों में मिला है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो कोरोना का, ये हम देखते हैं। साउथ अफ्रीका के सामने आने के बाद के कुछ ही दिन बाद नया कोविड वेरिएंट जो है यूरोप के कई देशों में पहुंच चुका है। इनमें से बेल्जियम, बोत्सवाना, हांगकांग, ब्रिटेन, इजराइल, चेक रिपब्लिक, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड जो हैं वो शामिल हैं। ओमिक्रॉन के डिकोड करने में वैज्ञानिक जुट गए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक नए कोविड-19 वेरिएंट को लेकर के चिंतित भी हैं और डिकोड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूरोप, अमेरिका के लैब्स में इसके टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि ये वैक्सीनेटेड लोगों पर यह वेरिएंट कैसा असर करता है। दक्षिण अफ्रीका में आउटब्रेक पर दुनिया की नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं, जिससे यह पता चलेगा कि यह कितना ज़्यादा संक्रामक है और कई देशों में जो है वो ये पाया गया है। इसको लेकर के यात्रा प्रतिबंध पे भी रोक जो है वो लगा दी गई है। ये सारी जो कवायदें हैं वो डिफेंस के तहत किया जा रहा है। जर्मनी, चेक रिपब्लिक से मिले कई संदिग्ध केस ऐसे मिल चुके हैं। जर्मनी के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने देश में कोविड के नए वेरिएंट के पहले संदिग्ध मामले की पहचान कर ली है। यह शख्स साउथ अफ्रीका से ही लौटा था। एक ट्वीट में सामाजिक मामलों के मंत्री काई क्लोज ने कहा है कि बहुत हद तक उम्मीद है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे देश में पहुंच चुका है। इस मरीज में जो वायरस मिला है उसमें न्यू म्यूटेशन देखे गए हैं। हालांकि पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग बाकी है। मरीज को अभी घर पर ही आइसोलेशन में रखा गया है। चेक रिपब्लिक ने कहा है कि उन्हें अफ्रीका से लौट आए एक शख्स में नए वेरिएंट की संदिग्ध मामला जो है उन्हें भी मिला है। इससे पहले बेल्जियम ने भी कहा था और उसके यहाँ भी नए वेरिएंट का मामला मिला है। वहाँ भी जो शख्स लौटा था वो भी इजिप्ट से लौटा था और उसने टीके नहीं लगवाए थे। तो ये जो नया वेरिएंट है वो चिंता का सबब धीरे धीरे बनता जा रहा है। और आपको बता दें कि जो स्मार्टफोन लवर्स हैं और उसको बदलते रहने में अपने बिलीव रखते हैं उनके लिए खुशखबरी है। अगले हफ्ते भारत में 2 स्मार्टफोन जो आने वाले हैं जो मार्केट में तहलका मचा सकते हैं। नवंबर में फेस्टिवल सीजन के सेल के दौरान सभी कंपनियों ने ज़्यादा जोर दिया था कि नए स्मार्टफोन कम ही लॉन्च हुए, मगर अब फेस्टिवल सीजन ख़त्म हो गया। स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां जो हैं नए स्मार्टफोन लॉन्च करने को तैयार हो चुकी हैं। यहाँ हम उन स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है। इसमें स्मार्टफोन में Xiaomi Redmi Note 11T और Motorola Moto Z31 स्मार्टफोन्स शामिल हैं। इनके फीचर्स काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं। लॉन्च की बात की जाए तो Redmi मोबाइल को भारतीय बाज़ार में 30 नवंबर को लॉन्च किया जाना है, लेकिन ये हो सकता है कि ये दिसंबर के पहले सप्ताह में भी लॉन्च हो। फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 11T जो है वो 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 6 nm पर बेस्ड मीडिया टेक प्रोसेसर के साथ आएगा। इसके अलावा फ़ोन में 33 वॉट प्रो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है जो ग्राहकों को जो डिस्चार्जिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको राहत दिलवा सकता है। ये सभी बातें तो लॉन्च से पहले Xiaomi कंफर्म कर चुकी है। कहा जा रहा है कि इस Redmi स्मार्टफोन में मीडिया टेक डिमेंसिटी 810 SoC दिया जा सकता है। कीमत की बात की जाए तो हैंडसेट की शुरुआती जो कीमत है वो 15,000 रुपये से हो सकती है। भारत पहला ऐसा देश होगा जहां Redmi Note
11T लॉन्च किया जाएगा। और मोटोरोला G31 के लॉन्च की अगर बात करें तो मोटोरोला मोबाइल फ़ोन जो है मार्केट में अगले हफ्ते ही यानी कि 29 या 30 के बीच में लॉन्च हो सकता है। लॉन्च के पहले 29 नवंबर को ही लॉन्च किया जाना है, यानी कि सोमवार को आपके मार्केट में ये आ जाएगा। लॉन्च के पहले स्मार्टफोन को कई स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी जा चुकी है। मोटो G31 मीडियाटेक हेलियो जो है वो G85 प्रोसेसर दिया जा सकता है। कैमरा सेटअप की बात की जाए तो स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का पहला कैमरा दिया जा सकता है। यह स्मार्टफोन यूरोपियन मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है। इसकी कीमत अगर देखें तो 16,700 बताई जा रही है और इसके साथ ही जब आप खरीदेंगे तो आपको बहुत सारे और फीचर्स जो हैं आपकी समझ में आ जाएंगे। सारी अभी बता दूंगी तो फिर मार्केट सर्वे आप क्या करेंगे। वैज्ञानिकों ने कहा है कि तबाही ला सकता है ओमिक्रॉन का जो ये नया वेरिएंट है। अगर ये नहीं रुका, इसका जीनोम डिकोडिंग नहीं किया गया तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बन सकता है, ऐसा कहा जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से। तो आपको भी और हमको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि आज सरकार की सर्वदलीय बैठक है जिसमें आप सभी पार्टियां जो हैं वो उसमें भाग लेंगी और किस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र जो है चले ताकि जनता के कार्य जो हैं वो पॉलिसीज़ जो हैं वो लाई जा सके, इसको लेकर के सरकार जो है वो आज सभी दलों से बातचीत करेगी। फरीदाबाद में AQI स्तर जानलेवा हो चुका है। दिल्ली के भी कई इलाके जो हैं वायु प्रदूषण से पूरी तरह से ग्रसित हैं। PM आज देशवासियों से मन की बात करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट में खतरनाक है। कश्मीर जाए बिना अब किश्तवाड़ से भी जा सकेंगे लद्दाख। नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से 200 किलोमीटर कम हो जाएगी ये दूरी। तो ये सारी खबरें जो हैं आपके पास हैं, जो आपके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। सुबह की बड़ी खबरें हैं जिस पे आपकी नज़र जो है बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही और शाम की बड़ी खबरों के साथ, हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ शाम को फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगता है आपको हमारा ये बुलेटिन जिसमें हम लगभग सभी खबरों को कवर करने की कोशिश करते हैं इन 15 मिनटों में, 17 मिनटों में, ये हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।